नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने चैनल पर और मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आज की इस फैंटास्टिक वीडियो के अंदर। पिछली वीडियो जो कि मैंने यूपी टेट और सुपर टेट को डिफरेंशिएट करते हुए बनाई थी, वहां पर आप सभी का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मुझको मिला और आप सभी लोगों ने काफी तारीफ करी कि हाँ, बहुत ही उम्दा और अच्छी इंफॉर्मेशन उस वीडियो के थ्रू आपको मिली। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से यह भी पूछा था कि अगर आपकी आगे की कोई समस्या है तो मुझे जरूर बताइएगा। बाकी जो कुछ भी होगा अगली वीडियो के अंदर मैं सुपर टेट के अंदर जो सिलेबस है उसको लेकर के थोड़ी चर्चा करूंगा, ताकि आप सभी को क्लियर हो कि आखिर सुपर टेट के लिए पढ़ना कैसे है। काफी सारे डाउट्स उस दिन क्लियर हुए। आज जो है मैं जो कंप्लीट जो चर्चा होगी वो चर्चा होगी सिलेबस के ऊपर। सीधा सिलेबस पे आएंगे और सिलेबस को देखेंगे, जानेंगे कि भाई सिलेबस क्या दिया हुआ है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं जो भी आपके साथ बात कर रहा हूं कोई भी प्राइवेट सोर्स से नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रशासन ने जो सारी बातें कही हैं उस आधार पर मैं सारी बात आपको आज कहूंगा। यानी कि यहां पे अभी आप देख सकते हैं मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि जो 69,000 जो वैकेंसीज आई थी, यानी कि उसी का हम साथ में, क्योंकि अगर हम आगे के लिए तैयार कर रहे हैं तो इंस्पिरेशन के लिए सोर्स के रूप में जो 69,000 की जो वैकेंसीज आई थी, जो जिसकी की डेट 1 दिसंबर 2018 थी, उस समय जो आई थी शासन का जो आदेश है, इस सर्कुलर में जो जो बात कही गई है उसी को आधार बनाते हुए आज का सेशन हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आएंगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स में भी बीच में डिस्कस हो जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा, जो कि आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हालांकि ये सर्कुलर बहुत बड़ा है, तो इस लगभग अगर देखा जाए तो काफी सारे पेजेस हैं, इसके अंदर 19 पेज हैं। तो एक निवास को लेकर के पिछली बार आपने कहा था कि निवास को लेकर के क्या कोई बात लिखी है क्या, कि भाई 5 साल तक रहना है कि नहीं रहना। तो देखिए यहीं पर इसी सर्कुलर के अंदर निवास का एक पॉइंट दिया हुआ है, जहां पर उन्होंने क्लियर कहा है कि भाई 5 साल तक आपको या तो मतलब आपका डोमिसाइल 5 साल का डोमिसाइल होना चाहिए, या तो आप मूल निवासी होने चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है कि भाई जब सत्यापन होगा, सत्यापन के समय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस समय जो लोग आपका मतलब सिलेक्ट करेंगे, मतलब आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, तो उस समय डोमिसाइल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। तो 100% जब आप सुपर टेट जब शिक्षक भर्ती के लिए आप एग्जाम देते हैं तो मेक श्योर कि आप यूपी के मेंबर हैं या फिर आपके पास 5 साल का डोमिसाइल है। ओके, तो एलिजिबिलिटी को लेकर के हालांकि बातचीत हो गई थी। अभी हम बात करते हैं संरचना और विषय वस्तु। यानी कि भाई भर्ती परीक्षा में आपके पास आएगा क्या, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो सिलेबस की बात करते हैं। थोड़ा आउटले को समझते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं समझ में आया तो कोई फायदा नहीं। मैंने आपको बताया कि जो आपकी रिटर्न एग्जाम है उसकी वेटेज जो है वो 60% की है। आपका जो एग्जाम होगा वो 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का ही होगा। मैंने यहाँ पे अलग से आपके लिए प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, क्योंकि यही आपके लिए सबसे ऑथेंटिक है, क्योंकि नहीं तो अलग अलग से बातें इधर उधर से आती है। तो 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक सीटेट के अंदर जैसे 150 प्रश्न होते हैं, यूपी टेट में होते हैं, यहां पर भी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट भी दिए जाएंगे, जैसे कि सीटेट में दिया जाता है। और यहां पे जो आपके 150 नंबर होंगे उसका 60% का वेटेज दिया जाएगा आपकी फाइनल मेरिट में। बाकी जो 40% का वेटेज है वो भी आपको पता है किस तरीके से दिया जाएगा। आपका 10th, आपका 12th, आपका ग्रेजुएशन और आपकी जो डीएलएड है, इन चारों के 10-10% की वेटेज के हिसाब से आपको मतलब कंप्लीट 100% की वेटेज मिलेगी। ये भी आपका क्लियर है। आपके जो पेपर होंगे सब्जेक्टिव पेपर नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू होंगे, बहुविकल्पीय होंगे और 2.5 घंटे अर्थात 1.5 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। समय क्या होगा वो आप जिस रिक्रूटमेंट के लिए मतलब अप्लाई करेंगे उसके अंदर ये सारी बातें क्लियरली लिखी होंगी। अगर विषय वस्तु के स्तर की बात करें तो आप समझिए कि यहां पे लिखा हुआ है कि आपको कहां तक पढ़ना है। मतलब ये सिंपल सी बात है, दुनिया आपको कहेगी ये करो वो करो, ये खरीदो वो खरीदो, लेकिन आपको क्लियरली ये भी पता होना चाहिए कि जो भी चीज आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका लेवल कहां तक है, ताकि आप सही सामग्री का चयन कर पाए। तो भाषा, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक अध्ययन जो है 12वीं क्लास तक आपको पढ़ना पड़ेगा। है ये प्राइमरी का पेपर, लेकिन पढ़ना आपको 12वीं क्लास तक पड़ेगा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल वहां तक जा सकता है।
और जो शिक्षण कौशल है, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवर्ती जो है वो डीएलएड का पाठ्यक्रम, यानी कि डीएलएड में आपके पास जो किताबें थी वहां तक करना पड़ेगा। मतलब ये चीज क्लियर हो गई कि किस लेवल तक जाना है। आपके मन में बातें होंगी कहां तक पढ़े, छठी तक पढ़े, सातवीं तक पढ़े, 12वीं तक पढ़े। तो यहां पर क्लियर है कि आपको 12वीं तक का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस का मतलब 12वीं तक की सारी किताबें नहीं पढ़ डालनी है, जो जो टॉपिक्स यहां पर सिलेबस में दिए हुए हैं उन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको 12वीं तक उन कंसेप्ट के बारे में पढ़ाई करनी है। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझिए। ओके, अब चलिए बात करते हैं कि भाई आपका ओरिजिनल सिलेबस है क्या। मैंने आपको बताया था 10 सब्जेक्ट है, तो पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करता हूं। सबसे पहले हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। यहां पे आप देखेंगे 3 सब्जेक्ट आपके पास है। विज्ञान आपके पास 1 सब्जेक्ट हो गया, गणित 1 सब्जेक्ट हो गया, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, एनवायरमेंटल साइंस और सामाजिक अध्ययन मान लीजिए 2 सब्जेक्ट यहां पर ये हो गए। शिक्षण कौशल लाइफ स्किल आपके पास 1 सब्जेक्ट हो गया, बाल मनोविज्ञान 1 सब्जेक्ट हो गया, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल अवेयरनेस आपके पास और जीके एक अलग चैप्टर हो गया, तार्किक ज्ञान आपके लिए एक अलग चैप्टर हो गया। नीचे चलते हैं, सूचना तकनीक आईटी एक आपके लिए अलग चैप्टर हो गया और जीवन कौशल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक तरीके से समझिए कि आपको 15 अलग सेक्टर, अगर मेजर देखें तो 10 आपको चैप्टर, 10 किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। 10 किताबों का मतलब 10 मेजर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे पर्यावरण और सामाजिक है, ये एक तरीके से एक ही सब्जेक्ट मान के चल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, लेकिन है ये 2 सब्जेक्ट। तो मेजर आपको 10 कंप्लीट करने पड़ेंगे और वैसे अगर देखा जाए तो 15 सब्जेक्ट के बारे में उसने चर्चा करी। तो इससे आप ये समझ जाइए कि आपका जो पेपर वो कितना बड़ा है, मतलब आपको कितनी ज्यादा वास्ट स्टडी करनी पड़ेगी, कितना ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर आप छुटपुट चीजों में व्यस्त रहेंगे तो कभी भी इस एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा इसकी वेटेज 60% की है और अगर आपके 10वीं 12वीं में कम नंबर हैं तो उसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। तो एक एक जो नंबर है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। पाठ्यक्रम की बात अगर ध्यान रखें, देखिए ये जो पहला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यानी कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इसके साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 40 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि अगर इंग्लिश, हिंदी और अगर संस्कृत में लिखूं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं, तो आपकी हिंदी यहाँ पर 20 अंकों की, संस्कृत 10 नंबर का और इंग्लिश 10 नंबर, यानी कि 10, 20 और 10, इस तरीके से ये 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। विज्ञान को आप देखिए 10 नंबर का आपका है, जहां पर दैनिक जीवन में ये सिलेबस, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक है। लेकिन अगर समझा जाए तो आपको 12वीं तक का आपको कंटेंट देखना। आप ये देखिए कि जो भी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो पीडीएफ है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप ये इस वाले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मेंटर्स 36 आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे और वहां पर जो आपको चैनल दिखाई देगा आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, मतलब ये सारे टॉपिक्स होंगे आपके। मैथ्स आएगा, मैथ्स आपकी 20 नंबर की है, तो मैथ्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो लगभग 9वीं से लेकर के 12वीं तक के ही टॉपिक है, 9वीं से लेकर 12वीं तक के टॉपिक है। तो थोड़ा अपने आप को यहाँ पर मजबूत करना पड़ेगा। गणित में कमजोर हो गए तो बात बहुत ही बिगड़ सकती है। ये पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, ये भी आप देखिए, पृथ्वी की संरचना, थोड़ा ज्योग्राफी है, थोड़ा यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत, शासन व्यवस्था, कुछ यहाँ पे भूगोल है, यानी कि थोड़ा भूगोल ज्योग्राफी आ गई, थोड़ा पॉलिटी आ गया, यानी कि हर तरह के हिस्ट्री भी यहाँ पर आ गया। देखिए समाज सुधारक हो गया, भारतीय संविधान पॉलिटी हो गई, ठीक है। तो और थोड़ा यातायात एवं सड़क सुरक्षा, ये सारा हमारा एनवायरमेंटल चीजें आ गई। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होते हैं, छोटे छोटे बिंदु है। एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं कि आप सिलेबस को सारी किताब पढ़ डालें, आप कंसेप्ट को समझिए और उस कंसेप्ट को आप अपनी सभी क्लासेस में कंप्लीट कीजिए। ये लाइफ स्किल है, लाइफ स्किल के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत ईजी हैं, जो कि मैं आपके लिए करा ही रहा हूं और बेस्ट तरीके से कंप्लीट करा रहा हूं। तो ये भी आपका 10 नंबर का हो जाता है। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसके अंदर मेंटल स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसके अंदर भी आपको 10 नंबर है, कोई समस्या वाली बात है नहीं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको बताने वाला हूं वह है आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान की बात करें तो भैया ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल होता है मेरे हिसाब से,
क्योंकि इसके अंदर आपको नहीं पता है कि भाई पेपर में क्या आएगा। बाकी समय तो चलो सिलेबस दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लेंगे, पेपर आएगा, क्वेश्चन नहीं आता होगा तो नहीं करेंगे। यहाँ तो आपको ये पता ही नहीं है कि भाई कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये वाली जो चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। करंट अफेयर में कुछ भी आ सकता है, तो इसकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है और इसके लिए आपको काफी सारी चीजें रेफर करनी पड़ती है। बुक अगर मैं रेफर करूँ तो स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, और करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर को रेफर करें या फिर कोई डाइजेस्ट अगर ले तो ज़्यादा अच्छा है। रीजनिंग वगैरह इतना यहाँ पे मायने नहीं रखता, क्योंकि 5 नंबर का है और टॉपिक्स भी बहुत ही आसान है। कोई बड़े टॉपिक्स यहाँ पे लिए नहीं गए हैं। जो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करा ही रहा हूँ, यानी कि वेडनेसडे की अपनी क्लास होती है, वहाँ पे मैं आपके लिए रीजनिंग करा ही रहा हूँ, तो वहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस अगर आप नीचे ध्यान से देखेंगे भाई, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूबिक नंबर सीरीज, पजल, सिंबल, ये सारे चीजें मैं रोजाना करा रहा हूँ। रोजाना मतलब हर वीक वेडनेसडे को अपनी रीजनिंग की क्लास होती है, तो यहाँ पर मैं करा ही रहा हूँ। यहाँ पे 5 में से 5 जाएंगे। आईटी की जब मैं बात करता हूँ तो आईटी के अंदर कंप्यूटर के अंदर ये 5 नंबर लेना कोई मुश्किल काम है नहीं, क्योंकि मेरी 2 से 3 क्लास के अंदर आप आराम से 5 में से 5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जीवन कौशल और अभिवर्ती के बारे में जब बात करते हैं तो रोजाना जो हमारी सीडीपी की जो क्लास होती है उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें आराम से सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इजीली हम क्रिएट करते हैं। जो मैं बातें करता हूँ उसके अंदर यही सारी चीजें जो है जुड़ी होती है। एक तरीके से देखा जाए ये हो गया आपके सब्जेक्ट। बुक की अगर मैं बात करूं तो देखिए, हिंदी के लिए आप कोई भी मानक किताब ले सकते हैं, इंग्लिश के लिए आप अरिहंत या फिर लूसेंट ले सकते हैं। आपकी बात आती है संस्कृत की, तो संस्कृत की सरस्वती की या फिर कोई भी मानक किताब आप ले लीजिए। गणित की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी रेफर कीजिए, एनसीईआरटी रेफर कीजिए और आरएस अग्रवाल रेफर कीजिए, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। पर्यावरण की बात करें तो भाई यहाँ पे तो आप एनसीईआरटी ही रेफर कीजिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। शिक्षण कौशल अगर बात करी जाए तो ये तो अपना टीचिंग एप्टीट्यूड है, सीडीपी है, तो मैं आपको लेकर आ ही रहा हूँ, कोई भी किताब आप लेंगे ये हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इन सब चीजों के लिए उतनी कुछ खास किताबें हैं भी नहीं। बाल मनोविज्ञान के लिए आप कोई भी किताब ले सकते हैं। बाकी हमारे द्वारा लिखी गई टीचिंग टू ट्रांसफॉर्म एक किताब है, फिलहाल इंग्लिश में ही है, आप उस किताब को ले सकते हैं। जीके के लिए मैंने लूसेंट बता ही दिया और करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर मैंने आपको बता ही दिया। तार्किक ज्ञान रीजनिंग के लिए मैंने आपको बताया कि आप इसके लिए अरिहंत ले सकते हैं, अरिहंत की किताब बहुत अच्छी है, इसके लिए काफी सारा एक्सरसाइज मिलेगा। मैथ और रीजनिंग के अंदर क्या है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके नंबर बनेंगे, ठीक है। सूचना तकनीक के लिए ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए आपको कुछ पीडीएफ से डाउनलोड कीजिए, ठीक है, इंटरनेट से ही आप पढ़ेंगे काफी है, इंटरनेट से ही पढ़िए। इसके अंदर कोई आपको ऐसी कोई खास किताब नहीं मिलेगी जो कि बेसिकली इसको कवर करते हुए हो, ठीक है, तो इंटरनेट ही काफ़ी है। बाकी इसके लिए तो आप रोजाना जो मेरी क्लास होती है आप उसी को अटेंड कीजिए, इसके लिए भी कोई किताब नहीं है, डायरेक्टली आप करेंगे तो हो जाएगा। बाकी जो कुछ जैसे नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदर्शक, ये टीचर की भूमिका है, तो ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आ जाएगा, तो वहीं से हम इसको भी कवर कर लेंगे। बात करते हैं क्लासेस की और पढ़ाई की, तो हम कैसे पढ़ रहे हैं और आप कैसे पढ़ सकते हैं, तो वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, जहां तक बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश को हम कवर करते हैं मंडे को 1 वीक यानी कि 9 PM अपनी क्लास होती है। मंडे को 9 PM 1 हफ्ता हमारी इंग्लिश होती है और अगले हफ्ते हमारी हिंदी होती है, तो ये हमारा कवर हो रहा है। तो 9 बजे की क्लास टाइम नोट कर सकते हैं। विज्ञान की अगर हम बात करें साइंस की, तो जनरल साइंस जो होता है वो फ्राइडे को 9 बजे अपनी जनरल साइंस की क्लास होती है, जहां पर 9 बजे एक हफ्ते हम मैथमेटिक्स करते हैं और एक हफ्ते साइंस करते हैं, तो दोनों ही सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर मैथ्स भी है, तो मतलब अगले हफ्ते यानी कि फ्राइडे 9 बजे जो है अपना ये वाला जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन जो है वो सैटरडे को 9 बजे होता है, 9 PM। अगली जो अपनी आने वाली क्लास है उसके अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत की जो भौगोलिक व्यवस्था है उसके ऊपर हम सेशन करेंगे सैटरडे को 9 बजे। तो हर सैटरडे को 9 बजे पर्यावरण अध्ययन का अपना सेशन लगता है, मतलब सेशन लगता है। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, ये जो चीजें हैं ये अपनी एडवांस साइकोलॉजी के हम करते हैं। अगर आप टेट क्लास की बात करें तो टेट के अंदर 12 बजे आपको मंडे को दिखाई देता है, और मंडे को ही 9 बजे एडवांस साइकोलॉजी में हम ये सारी चीजें करते हैं। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, फिलोसफी भी साथ में हम इंक्लूड करते हैं। जीके जनरल अवेयरनेस जो है ये हमारी वेडनेसडे की क्लास होती है, वेडनेसडे को 9 बजे हमारी जीके होती है और करंट अफेयर्स होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजनिंग की जो क्लास है वो हमारी फिक्स है, कब, वेडनेसडे को शाम 9 बजे जो होती है अपनी रीजनिंग की क्लास होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूचना की अभी जैसे कंप्यूटर को अभी हम जनरल अवेयरनेस में ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये 3 से 4 क्लास की बात है, इसलिए इसके अंदर उतना दिमाग नहीं लगाते हम। और जीवन कौशल वाली जो बात है ये अपनी सीडीपी के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है, जो कि मंडे को रात को 9 बजे होती है। अंत में देखा जाए तो लिखा है कि भाई आपका जो पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, तो ऐसी स्थिति में आप समझ जाइए
कि आपके सिलेबस जो है बहुत ही ज्यादा वास्ट है। हालांकि हर एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप इन टॉपिक्स को एक बार चार्ट पे लिखिए, समझिए कि कौन कौन सी किताब में चैप्टर है, कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कीजिए। आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिलेबस हालांकि बदलेगा नहीं, तो आप अपनी तैयारी अगर अपने हिसाब से रखेंगे तो कभी भी आप इसमें मार्क्स नहीं खाएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। ये मेरा मानना है और ये 100% सही मानना है। उम्मीद करता हूं कि सिलेबस को लेकर के जो आपके मन में जो भी डाउट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यूपी सुपर टेट का जो पेपर है, मतलब शिक्षक भर्ती का जो पेपर है, वह किस तरीके से आपके यूपी टेट के सिलेबस से बिल्कुल अलग है। तो तैयारी भी अलग होगी, कंपटीशन भी अलग होगा, तो आप भी अपने हिसाब से इसके लिए तैयार रहें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें को समझ में आई। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है इस पूरे सेशन के अंदर, कोई किसी सिलेबस से जुड़े हुए किसी मुद्दे में आपको डाउट लग रहा है, किताब को लेकर के डाउट लग रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं उसको देखूं और समझूं और उस आधार पर आपके लिए नई चीज लेकर के आऊं। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही बने रहे मेंटल स्टैटिस्टिक्स के साथ अपनी अच्छी प्रिपरेशन और एक डेडिकेटेड अप्रोच के साथ। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एक वीडियो चलेगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।